नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं पटना की खबर से। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रशांत किशोर गांधी मैदान में 150 कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पटना में हुए अभ्यर्थियों के मार्च में भी शामिल हुए थे। इसी दौरान मार्च में लाठीचार्ज हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि तब प्रशांत किशोर उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन प्रशासन तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई मेरे पे एफआईआर पहले उन्होंने किया ही हुआ था, तो अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो उसी पे कर लेते। अब दोबारा किया है, फिर आके कर ले कार्रवाई, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई करोगे फिर 2 दिन के बाद फिर बैठ जाऊंगा। दिल्ली में किसान आज महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको केंद्र सरकार ने परमिशन दिया है कि दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, या आप ये कह रहे हैं बिहार के अधिकारी की दिल्ली की सरकार को कोई समझ नहीं है? और दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुभांग सिंह ठाकुर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाला शख्स भी पुलिस की पकड़ में आ गया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट ने ये तीसरा रैकेट बस्ट किया है जो इलीगल बांग्लादेशी के खिलाफ था। इससे पहले 2 केस हम दिसंबर 2024 में कर चुके हैं, जिसमें हमने 12 इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी रिपोर्ट किए हैं। ये 3rd केस है जिसमें हमने 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 बांग्लादेशी हैं और 2 इंडियन हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट का पहला मॉड्यूल बांग्लादेश में काम करता था। बांग्लादेश के दुर्गपुर से भारत के बागमारा बॉर्डर तक डंकी रूट के जरिए घुसपैठ होती थी। मेघालय के बागमारा बॉर्डर से घुसपैठियों को मिनी बस के जरिए असम के कृष्णाई तक लाते थे। फिर ट्रेन के जरिए दिल्ली लाए जाते थे बांग्लादेशी। अवैध दस्तावेज बनाकर दिल्ली में बसाया जाता था। जनता प्रिंट साइट और भारत सेवा वेबसाइट के जरिए बनाए जाते थे अवैध दस्तावेज। दिल्ली में अब तक अवैध तौर पर रह रहे 70 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के बैंक अकाउंट की भी जांच हो रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो चुका है। नेताओं के बीच जुबानी जंग जो छिड़ी है उसमें विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चुनावी माहौल में विवादित बयान देने वाले नेताओं की फहरिस्त में ताजा नाम जुड़ा है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का। जरा बयान देखिए। बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। दाऊद से तुलना हुई तो बीजेपी भड़क गई। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका आधार ही झूठ है और लूट है। मनोज तिवारी को जवाब देने के लिए केजरीवाल खुद मैदान में कूद गए, लेकिन बात दिल्ली से उठाकर पंजाब ले गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पंजाब में जो किसान अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं, भगवान उन्हें सलामत रखे, लेकिन यदि उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। इस पूरे विवाद के पीछे है दिल्ली की मुख्यमंत्री को भेजी गई केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी। इस चिट्ठी में शिवराज ने दिल्ली सरकार को किसानों के प्रति जिम्मेदारी दिखाने और केंद्र की किसान कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की सलाह दी थी। क्या महाराष्ट्र की सियासत 360 डिग्रीज घूमने जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि करीब 1.5 साल की बगावत के बाद अजीत पवार और शरद पवार के साथ आने की कामना की जा रही है। महाराष्ट्र में फिलहाल यही बड़ा सवाल है कि क्या शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे एक साथ आएंगे? इनके साथ आने के लिए दुआ कौन मांग रहा है, ये भी जानना दिलचस्प है। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के बरगद बन चुके शरद पवार अपने आखिरी सियासी पारी में बिल्कुल अकेले हैं। वो सीढ़ियों पर खड़े नीचे देखते हैं जो ढलान दिखाती है, और ऊपर चढ़ने का रास्ता उनके भतीजे अजीत पवार के घर की तरफ चला गया। ऐसे में लगता है कि शरद पवार को भी अपने भतीजे का ही शायद इंतजार है कि वो आए और मना कर ले जाएं। इसकी शुरुआत हुई अजीत पवार की मां आशा पवार के बयान से, जिसमें वो भगवान विट्ठल से अपने परिवार के लिए एकता का आशीर्वाद मांगने गई थी।
आता या पद्धतीने सगळीकडनं संवाद सुरू व्हायला लागले. लवकरात लवकर या वर्षात व्हावं असं वाटतंय. शरद पवार आणि अजितदादा एकत्र यावे. 1991 में जब शरद पवार रक्षा मंत्री बनकर मुंबई से नई दिल्ली आ गए थे, तब बारामती से लेकर स्थानीय स्तर पर पवार की राजनीति उनके भतीजे अजित पवार के कंधों पर आ गई। उसके बाद पवार की स्थानीय राजनीति के कर्ता धर्ता अजित पवार ही बन गए, लेकिन सत्ता की रस्साकशी में दोनों के रास्ते अलग हो गए। 2023 में अजित पवार विधायकों के एक बड़े धड़े को लेकर बीजेपी के साथ चले गए और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने अजित पवार पर नहीं बल्कि शरद पवार पर भरोसा जताया। हालांकि 6 महीने के भीतर ही विधानसभा का चुनाव आते आते खेल बदल गया और महायुति को शानदार जीत मिल गई, जिसमें अजित पवार ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद से दोनों परिवारों को करीब लाने का प्रयास शुरू हो गया। अब अजित पवार की माताजी की दुआ के साए में एनसीपी के कई नेता इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो ग्रुप हुए हैं, हमारी पार्टी तो एनसीपी है, अगर सब मिलकर अगर हम साथ आ सकते और पवार फैमिली अगर साथ में एक हो सकती है तो उसमें हमें तो खुशी होगी। तो क्या दोनों पवार खेमों में कुछ खिचड़ी पक रही है? इसकी क्रोनोलॉजी को इस तरह समझिए। 12 दिसंबर को शरद पवार के 85वें जन्मदिन के मौके पर अजित पवार जब अपने परिवार के साथ शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे, वहां अजित का स्वागत करने के लिए सुप्रिया सुले तैयार थी। 14 दिसंबर को शरद पवार की पार्टी से विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने कहा कि अब परिवार को एक हो जाना चाहिए और अब नए साल में अजित पवार की माताजी ने भी सुलह की दुआएं मांगी हैं। इससे आगे 9 जनवरी को शरद पवार खेमे के विधायकों की बैठक होने वाली है, जिसमें बहुत कुछ तय हो जाएगा। अब सवाल ये है कि चाचा और भतीजा के एक होने के कयास कहीं शरद पवार की रणनीति का हिस्सा तो नहीं? शरद पवार की इस रणनीति के पीछे की वजह महाविकास अघाड़ी का खत्म होता वजूद हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी पवार के अपने भतीजे के खेमे में आने पर ऐतराज नहीं दिखता। मैंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी की स्थिति ऐसी बनने वाली है, एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा, ये स्थिति महाविकास आघाड़ी की हो चुकी है। ये मैंने बात कही थी चुनाव के पहले, यही हो रहा है। अब महाविकास आघाड़ी में बहुत असंतोष है, उनके दिल टूटे हुए हैं, मानसिकता पूरी नीचे आ चुकी है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, सारे संवाद बंद है, सारे संवाद है, सभी में विसंवाद हो गया है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद महाविकास अघाड़ी को विधानसभा में भी बम्पर प्रदर्शन की उम्मीदें थी, लेकिन हुआ उल्टा। शायद यही वजह है कि तीनों पार्टियों में रस्साकसी बढ़ती जा रही है। खबर है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दिलचस्प ये कि हाथ छूट रहा है, साथ छूट रहा है, लेकिन भरोसा नहीं टूट रहा। आज भी महाविकास अघाड़ी के लिए जोड़ने वाली कड़ी शरद पवार ही दिखते हैं। शिवसेना माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही अत्यंत खंबीर आहे। एका पराभवानं खचणाऱ्यांची अवलाद आमची नाही, आम्ही पळपुटे नाही। महानगरपालिकेची तयारी सुरू आहे, आम्ही त्याच हिमतीनं महानगरपालिका लढू आणि आम्हाला खात्री आहे आम्ही संघर्ष करू, लढू आणि महानगरपालिकेवरती मराठी माणसाचा झेंडा कायम ठेवू। थोड़ा इंतजार करेंगे तो तस्वीरें और साफ होंगी। अगर 9 जनवरी को शरद पवार के विधायकों ने भी अजित पवार के साथ जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी तो एमवीए कौड़ी का 3 बन जाएगा। उद्धव अकेले होंगे और कांग्रेस का क्या होगा पता नहीं। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। दौसा के पास बाघ ने वन विभाग की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। वन विभाग की टीम बाल बाल बची। इससे पहले भी ये 3 गांव वालों पर हमला कर चुका है। वन विभाग की टीम अब इसे ट्रैक करने में लगी हुई है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। बाघ का हमला वन विभाग की गाड़ी पे। बाघ को पकड़ने निकली वन विभाग की टीम पे बाघ ने अचानक हमला कर दिया। बोलेरो गाड़ी पे चढ़ गया और शीशा तोड़ दिया। हमले में वन विभाग की टीम बाल बाल बची। सरिस्का से 8 दिन पहले निकला ये बाघ दौसा के बांदीकुई के एक गांव में पहुंच गया। वहां सरसों के खेत में ये जा छिपा और 3 गांव वालों पे भी हमला किया। कैसे हुआ? या पुकार रहे जब जार करने आने दिया मुझको
जब जारवा देखियो हमको पुकार तो जब देखियो हम ना फिर वहाँ छल्ला के मारे दिखता ही जब जार पकड़ी वन दे था पर पटक दी। पहले आपके ऊपर कहाँ मारी? आपकी पीठ पर? हाँ पीठ पर नहीं पटक दी। मेरे को तो दी, मेरे को पता कौन माना खा खाई है। मेरे को मैं तो बेहोश हो गई। सरिस्का में 42 बाघ हैं। पिछले 2 सालों में यहाँ से 4 बाघ बाहर आ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब बाघों की संख्या बढ़ जाती है तो 2 से 3 साल की उम्र के बाघ अपना दूसरा इलाका खोजने लगते हैं और यही वजह है कि वे वन क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। तुरंत ही मूवमेंट होने पर ट्रैकुलाइज टीम रेडी है। अभी वर्तमान में उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल सरिस्का के 4 बाघ बाहर घूम रहे हैं। एक बाघ को हरियाणा से पकड़ के बूंदी पहुंचाया गया है। 2 जयपुर के पास है और ये बाघ गांव के पास होने के कारण खतरे में है। इसलिए वन विभाग की टीम हर संभव प्रयास करके इसे पकड़ने में लगी हुई है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 मीट्रिक टन कचरा 4 दशक के बाद हट गया। इस जहरीले कचरे को वैज्ञानिक और कुशल तरीके से खत्म किया जाना है। हालांकि इसको लेकर सियासत भी शुरू है। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद कोर्ट के निर्देश पर भोपाल से यूनियन कार्बाइड के 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को हटा दिया गया। 12 कंटेनर के जरिए 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इसे पीथमपुर भेजा गया, जहां वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निष्पादन किया जाना है। उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। पीथमपुर के राम की एनवायरो कंपनी में कचरे के निष्पादन के पहले ही विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आने वाली पीढ़ी पर खतरा और कैंसर बढ़ने की आशंका जताई है। इसका आने वाली पीढ़ी पे भविष्य में असर होगा। कैंसर के खतरा बढ़ जाएगा। इंदौर शहर में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। 337 मीट्रिक टन कचरे को खत्म करने में 3 से 9 महीने का समय लग सकता है। देखना होगा आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होते हैं। सभी की नहीं होगी, आपको और हमको और संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने करीब 45 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसके साथ ही वीडियोग्राफी और तस्वीरें भी कोर्ट को दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नर 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान हिंसा शुरू हो गई। संभल में एक के बाद एक प्रशासन बावड़ी और कूप का सर्वे कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत एक बावड़ी है, जिसको ये कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बावड़ी है और अलग अलग जो शासक हैं वो इन बावड़ियों का उन्होंने अलग अलग वक्त पर जीर्णोद्धार करवाया। अब ये जो बावड़ी है ये आप देख सकते हैं कि ये एक समय 7 मंजिला बावड़ी रही थी, लेकिन अब जो है वो केवल 2 मंजिल बावड़ी ही इसमें दिख रहे हैं। यानी इसमें जो मिट्टी है वो काफी पट गई और इस बावड़ी में हर एक मंजिल पर कई सारे कमरे हैं। ये कमरे जो है वो इस तरीके से हैं। ये देखिए ये कमरे का इस तरीके का ये गेट होता था। हालांकि अभी मिट्टी काफी पट गई है, लेकिन इस कमरे के अंदर आप जा सकते थे और यहाँ पर रुक सकते थे। तो ये बावड़ी का निर्माण इसलिए संभल और इसके आसपास के इलाकों में करवाया गया था कि इन बावड़ी में जब सेनाएं चलती थीं, क्योंकि संभल का एक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है, आगरा से भी इसी तरीके से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मध्य भारत के मध्य में संभल क्षेत्र स्थित है। तो इसके वजह से हजारों साल पहले से ही इसकी जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो इसको इस संभल क्षेत्र को कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी ये। और उसके बाद में अलग अलग जो शासक हैं वो वहाँ पर हुए। बाबर यहाँ पर आए, उसके बाद उनकी भी सेनाओं ने इसका इस्तेमाल किया। ये जो बावड़ी है ये 7 मंजिला एक वक्त में बावड़ी होती थी और इसमें सैकड़ों लोग इस बावड़ी का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी यहाँ पर रह सकते थे। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि जब सेनाओं का आना जाना होता था तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता था, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए और आराम करने के लिए। ये मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर
ये बावड़ी के अंदर ये आप देखिए कि ये बरामदा नुमा एक जगह होती है और यहाँ पर लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे गर्मियों में, गर्मी से बचने के लिए और इसमें आराम करने के लिए। ये आप देखिए छतें जो है बावड़ी की अभी भी कितनी मजबूत हैं और 7 मंजिला इसी तरीके से एक के बाद एक तल होते थे, मंजिल होते थे और जाने के लिए ये आप देखिए ये बावड़ी का गेट होता था एक बरामदे को दूसरे बरामदे से जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से ये भी आप देखिए कि इस तरीके से ये आने जाने के लिए छोटे छोटे जो रास्ते हैं वो इन बावड़ियों में होते थे और ना सिर्फ आने जाने के लिए बल्कि बाकायदा सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और ये जो सीढ़ी है इस सीढ़ी के ज़रिए एक तल्ले से दूसरे तल्ले पर लोग जाते थे। तो इस तरीके की जो बावड़ी है वो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती रही है। तो अब प्रशासन ये कह रहा है कि हम इस तरीके की बावड़ियों को संरक्षित करेंगे, उनको सुरक्षित करेंगे ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो जान सके कि जो संभल का इतिहास है, जो संभल की विरासत है वो कितनी समृद्ध रही होगी। संभल से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड किन किन को मिलने जा रहा है बताएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहें सिटी सेंटर शो। दिल्ली के चौराहों पर नजर आते ये कबूतर देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने चितरंजन पार्क के ट्रैफिक आइलैंड को हटा दिया क्योंकि यहाँ कबूतरों को खाना खिलाने से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया था, लेकिन कुछ नहीं बदला। ये सीआर पार्क का वो ट्रैफिक आइलैंड है जो कबूतरों को दाना डालने का एक हब बन गया था और इसे 30 दिसंबर को मंत्री सौरभ भारद्वाज के प्रेजेंस में पीडब्ल्यूडी ने डिमोलिश भी किया था, लेकिन आज करीब 4 दिन बाद स्थिति वही देखने को मिल रही है। कबूतर एक बार फिर यहाँ जमा हो गए, दाने भी बिक रहे हैं और लोग जो हैं वो भी लगातार जो है यहाँ पे आ रहे हैं कबूतरों को दाना डालने के लिए। दुनिया भर में कबूतरों को फ्लाइंग रैट यानी कि उड़ने वाले चूहे कहा जाता है। इसके पीछे की वजह उनकी तेजी से बढ़ती आबादी, गंदगी फैलाने की आदत और उनके मल में मौजूद बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन है जो इंसान के फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। देखिए, जब हम पिजन की बात करते हैं, कबूतर की बात करते हैं, तो उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है, बीट होती है और जो उनके पंख होते हैं, ये जब ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ये कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है उसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, मतलब लंग से संबंधित एक काफी खतरनाक बीमारी होने की संभावना बन जाती है। लेकिन दिल्ली के लोग इस समस्या को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि कबूतरों को दाना डालना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उनकी आस्था का हिस्सा है। के पीछे धार्मिक भावना जुड़ी हुई है कि हम इनको खिलाएंगे तो हमारा जो है तरक्की होगी और लोगों इनको जो है ना दाना मिलेगा, खाने को मतलब वो मिलेगा। इस सनातन धर्म में हमें ये संस्कार मिलता है कि सभी जीव जंतुओं पर कुछ ना कुछ परोपकार अपने हाथ से कर देना। लेकिन दूसरे पहलू ये भी कहते हैं कि कबूतरों का सार्वजनिक स्थानों पर जमघट कुछ लोगों के लिए रोजगार का साधन बन चुका है। यदि कबूतरों को हटाया जाता है तो उनके साथ जुड़ी हुई रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी। क्या करें, हमारा मजबूरी है। हमें 5 गो बच्चे हैं, उसको पालना है। नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे, कौन काम करें हम लोग? हम लोग भूखा मरेंगे और क्या होगा मैडम जी।
फिर आप लोग के घर जाएंगे, जो हटाएगा। आप क्या कर सकते बाल बच्चा को लेके, आप तो कोई उपाय ही नहीं है। एमसीडी ने भी कई महीनों पहले इन फीडिंग स्पॉट्स को हटाने पर विचार किया था, फिर भी जमीनी स्तर पर इसका असर आज भी बहुत कम दिखता है। कबूतरों को दाना देने की परंपरा और आस्था बिना किसी डर के जारी है। PWD, MCD या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हटाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग मान लो वहाँ पे दाने डालते रहेंगे, या मान लो उसकी जगह बगल में डालना शुरू कर देंगे या कहीं और डालना शुरू कर देंगे, तो वहाँ कबूतर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सरकार की एजेंसी के करने से नहीं होगा, ये पब्लिक अवेयरनेस चाहिए कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये डेंजरस है। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली के कबूतरों वाले चौराहे और उन पे दाना डालने की परंपरा एक आस्था है, आदत है, रोजी रोटी का जरिया है, या फिर शहर की सेहत के लिए एक बढ़ता खतरा? अब इन चीज़ों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है और लोगों में जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का ऐलान कर दिया है। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर और वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। वहीं 18 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में 11 दिसंबर को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले चेस प्लेयर बने थे। इसके साथ ही 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ अभी, और मोटिवेट भी फुल कर रहा हूँ कि मैं आगे अभी जो अपकमिंग मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें मैं और अच्छा करूँगा। ये मुझे मोटिवेट कर रहा है मेरे को ये अवार्ड, और थैंक यू। और मोदी जी ने जो हमें एक तरह का रेस्पेक्ट जो दिलाई है पूरे इंडिया में कि डिसेबल पर्सन्स, दिव्यांग लोग भी कुछ कर सकते हैं, वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। हम कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि अपनी लाइफ में जो टूट जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये प्राउड की बात है कि हमारे लिए कि हम किसी को एक लक्ष्य दे पा रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक प्लेयर का जब अचीवमेंट्स होती है उसके बाद उसको अवार्ड से नवाजा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी देखिए, जब एक प्लेयर को जब उसका जो मेहनत होती है उसका फल मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब उसको मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे ये अर्जुना अवार्ड मिला है तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, और मैं और ज़्यादा जोश से काम करूँगी ताकि मैं अपने देश के लिए दोबारा से मतलब वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड मेडल दिला सकूँ और दोबारा से एशिया चैंपियन बन के अपने देश का झंडा एशिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर दोबारा से लहरा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।